Dear students, I am Dr. Nusrat Gul और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ दिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना है, एज द नेम सजेस्ट्स, ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये यूज करती है इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारी हैं उनमें जो इंफ्रारेड रीजन है ये इसी रीजन को यूज करती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और हम इंसिडेंट करते हैं इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी बेइंतहा जरूरी है कि हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इनमें हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर स्टडी करते हैं। हमारे पास एक और किस्म की रेडिएशन भी होती हैं जिनको हम कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस कहते हैं। जैसे हमारे पास अल्फा रेज है, वी हैव गॉट अल्फा रेज, वी हैव गॉट बीटा रेज, ठीक है, लाइक दैट। तो ये जो रेज है इनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी नहीं करते हैं। तो व्हाट डू वी स्टडी? वी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन मैटर, क्या होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से इंफ्रारेड रीजन में से रेडिएशंस ये मैटर एब्सॉर्ब करता है, ठीक है ना, जिसके नतीजे में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है और हम किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, किसी कंपाउंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जस्ट टू आपका एक इंटरेस्ट बनाने के लिए, आपको एक मतलब थोड़ा सा एक पीक देने के लिए बेसिकली हम इसे करते क्या है, दैट इज व्हाई मैंने ये यहाँ पे बात की। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो कंपाउंड है ये इंटरेक्ट करता है विद द IR रीजन या इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक, इसको एब्सॉर्ब करता है जिसके नतीजे में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जो स्पेक्ट्रम हमें इस कंपाउंड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। नाउ ये जो हमारा इंफ्रारेड रीजन है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पोर्शंस, ठीक है, ये पहले स्पेक्ट्रम है हमारा, ठीक है, दिस इज आवर रेडियो वेव्स, हमारी माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, दिस इज आवर रेड, ठीक है, हमारा हमारा विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्स रेज, और उससे बियॉन्ड होती है गैमा रेज। मैंने आपको इससे पहले भी आपको एक ट्रिक समझाई थी, मैंने आपको कहा था आप इस तरह से याद रख लीजिए, रूही मैम इज विविडली अंडरस्टैंडिंग एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। तो पहला पहला जो आपका लेटर होगा वो इस रे को रिप्रेजेंट करेगा, इस रेडिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, राइट। तो हमारा जो रीजन इसमें यूज होगा वो होगा हमारा इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड रीजन जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू few portions। तो पोर्शंस हमारे कौन कौन से? We have got near infrared region, we have got mid infrared region and we have got far infrared region। तो ये जो इसका डिवीजन इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो समटाइम्स यू मे फाइंड आपको हो सकता है कुछ और भी थोड़े से इधर उधर वैल्यूज आपको दूसरे किसी से मिले, तो इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जो ये यहाँ पे यूनिट यूज किया गया है वी हैव यूज्ड पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको इससे पहले भी एक बार समझाई है कि ये जो हमारा पर सेंटीमीटर है ये क्या चीज है, ठीक है। बेसिकली जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे तो इट इज इम्पेरेटिव फॉर अस टू टॉक अबाउट एनर्जी, ठीक है। और जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो वी नो दैट E इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू Hc by लैम्डा, ठीक है। तो हमारी जो
एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और या हम इस तरह से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी 1 बाई लैम्डा, ये भी यही है, दिस इज सिमिलर। बट ये जो हमारा 1 बाई लैम्डा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यू बार से, एंड वी नेम इट एज वेव नंबर। सही, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वेव नंबर। तो वी में राइट डाउन E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ठीक है, तो हमारी ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस न्यू बार या वेव नंबर को कहेंगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। सो व्हाट वी डू नॉर्मली, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है, जब हम हाई एनर्जी रेडिएशंस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कहते हैं, और जब हम लो एनर्जी रेडिएशंस की बात करते हैं तो हम इसको वेव नंबर के इसमें यूज करते हैं, वेव नंबर के टर्म्स में ये यूज करते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये एनर्जी जो है इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। और आप लोगों को तो बखूबी पता होगा, बट स्टिल लेट मी रिपीट। तो ये जो हमारा, जब हम बात करते हैं वेव लेंथ की, तो वेव लेंथ हमारा होता है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच वाली डिस्टेंस, वी कॉल इट एज वेव लेंथ। ठीक है, इसको वेव लेंथ कहते हैं। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स, एक फुल साइकिल कितने साइकिल दे विल पास थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस में दिखाते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, ये वेव नंबर जैसा लग रहा है, फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं साइकिल्स पर सेकंड में। इसी तरह से एक यूनिट लेंथ में, फॉर एग्जांपल लेट दिस लेंथ बी सेंटीमीटर, एक यूनिट लेंथ में हमारे पास पर यूनिट टाइम कितने साइकिल्स पास होंगे, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। दैट इज व्हाई ये जो हमारा वेव नंबर है इसको तभी हम दिखाते हैं पर सेंटीमीटर, कि हमारे पास पर सेंटीमीटर कितने साइकिल्स हैं। ठीक है, these were preliminary things that I believe कि आपको पता होंगे, जस्ट फॉर रिवीजन सेक मैंने बताया। तो जो हमारा इंफ्रारेड रीजन है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। और इसकी जो एनर्जी है हमने इसको रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, तो हमारा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हमारे पास हम किस तरह का ग्राफ लेते हैं, हम लेते हैं कि एक तरफ से यही वेव नंबर, ठीक है ना, और एक तरफ से हम लेते हैं ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस। ठीक है, या ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्बेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इंसिडेंट किया किसी भी चीज पे, किसी भी मैटर पे, जब हमने IR रेडिएशन इंसिडेंट की, तो इसमें कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है, लेट अस से कि यहाँ पे हमारा 100% ट्रांसमिटेंस है। ठीक है, दिस इज आवर 100% ट्रांसमिटेंस, और हमें कुछ इस तरह से मिलता है, कुछ बैंड्स मिलते हैं, और ये हमें बताते हैं, ये नीचे से ट्रांसमिटेंस है तो हमें ये बताते हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एब्जॉर्ब कितना हुआ एंड व्हाट इज आवर ट्रांसमिटेंस। दिस इज एक रफ स्केच सा मैं आपको कहूंगी कि ये हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है। ये मैं आपको एक प्रॉपर ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करूंगी, एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम से भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि जब लाइट इंसिडेंट हो जाएगी एक कंपाउंड पे या किसी पॉलीमर पे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के साथ दिखाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड होगा इट विल अब्सॉर्ब द रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम द IR रीजन। ठीक है, एंड फिर हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, एक डिटेक्टर पे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम विल बी प्रोड्यूस्ड, और ये स्पेक्ट्रम जो है मैंने आपको ऐसे इससे पहले भी बताया था, ये हमारा यहाँ पे जीरो एब्जॉर्बेंस है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसमिटेंस 100% है। ठीक है, यानी कि जब जब कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। जैसे ये हमारा रेडिएशन है,
लेट अस से दिस इज द सोर्स, ठीक है, ये हमारा सैंपल है और ये हमारा डिटेक्टर है, दिस अवर डिटेक्टर। जब हमें इससे रेडिएशंस निकली तो ये जो सैंपल है, सैंपल पे रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी और जो एब्जॉर्ब नहीं होंगी दैट दोज विल बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा होगा, बखूबी अंदाजा होगा कि ये हमारी वेव नंबर कहाँ कहाँ पे हमारे रेडिएशंस कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं देयर इज नो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम मतलब बहुत कम, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्बेंस 0% है और जितना हम नीचे जाएंगे एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी एब्जॉर्बेंस है, अराउंड मोर देन 90% यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है हमारी, लेकिन इसी तरह से यहाँ एब्जॉर्बेंस है। तो जब हम इस एब्जॉर्बेंस को स्टडी करते हैं एट पर्टिकुलर दीज वेवलेंथ्स, इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर पाते हैं, वी प्रेडिक्ट कि इस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा है ऑलमोस्ट 3000 पे, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, CH, दिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CH ग्रुप, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे ऑलमोस्ट 1700 प्लस के अराउंड जो है, ये हमारे CO डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिल जाए कभी भी 3000 के अराउंड या ये 1700 के अराउंड, तो हम कह सकते हैं इस कंपाउंड में ये जो है CH प्रेजेंट है। CH तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज CH मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, लेकिन CO बीइंग ए फंक्शनल ग्रुप इट इज ऑफ दिस वाइटल इंपॉर्टेंस। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ठीक है। जब हमने ये असेसमेंट की कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स की प्रेजेंस हो सकती है, तो दूसरी चीज उसके बाद हम ये कह सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ये फलां कंपाउंड, ठीक है। लेट अस से दिस इज कंपाउंड X, हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो है ये कंपाउंड X है। इसके बाद क्या करते हैं, अगर जब हमने अंदाजा किया X कंपाउंड है, एक गेस किया कि एक X कंपाउंड है, हम फिर इस X कंपाउंड का ये जो इसका लाइक कि जो उसका कंफर्म स्पेक्ट्रम होता है वो लेकर के आते हैं और उसके फिंगरप्रिंट रीजन को, ये हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है, दिस इज आवर फिंगरप्रिंट रीजन, तो ये दिस वन इज आवर फिंगरप्रिंट रीजन। तो इस फिंगरप्रिंट रीजन को हम ये करते हैं, वी ट्राई एंड मैच इट विद आवर कंपाउंड। और अगर ये फिंगरप्रिंट रीजन मिलता है इस X कंपाउंड के साथ, हम क्या कहते हैं, यकीनन ये कंपाउंड जो है ये कंपाउंड X, ठीक है। तो हमारे इस ग्रुप, हमारे स्पेक्ट्रम में दो रीजन्स होते हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है और एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन में हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं व्हेन वी जस्ट वॉच फॉर दिस एब्जॉर्प्शन बैंड्स, हमारे पास कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। और हमें पता है ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स है दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे CH का 3000 है तो CH का ही 3000 है, ठीक है, या कार्बोनिल ग्रुप का 1750 है, तो जब 1700 प्लस में मिलता है तो वी कैन से कि ये पर्टिकुलर बैंड जो है एब्जॉर्प्शन बैंड है दिस बिलोंग्स टू कार्बोनिल, एंड वी कैन से कि इसमें कार्बोनिल है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं इस स्पेक्ट्रम से कि ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, बाय डायरेक्टली वॉचिंग फॉर द ग्रुप्स इन द फिंगरप्रिंट रीजन। और इसको फिर मिलाना है हमें किसके साथ, में पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, इस फिंगरप्रिंट रीजन को हमें उस कंपाउंड के साथ मिलाना है जो हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन से कि ये फलां कंपाउंड होना चाहिए। और अगर इन दोनों के, इस कंपाउंड X के और ये जो हमारा सैंपल है जिसको हम जिसके एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इनका फिंगरप्रिंट रीजन आइडेंटिकल है तो हम कह सकते हैं हाँ जी ये बिल्कुल वही कंपाउंड है। तो हमें ये याद रखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है दिस इज फ्रॉम 4000 टू 1450 पर सेंटीमीटर, और हमारा जो फिंगरप्रिंट रीजन है दैट रेंजेस फ्रॉम 1450 पर सेंटीमीटर टू 500 पर सेंटीमीटर। चलिए, now यही बात है, infrared portion of the electromagnetic spectrum is divided into three regions, near, mid and far infrared. The far infrared approximately 400 to 10 per centimeter. Micrometer पहले wavelength के terms में बोलते थे, तो micrometer lying adjacent to the microwave region has low energy and may be used for rotational spectroscopy. ये region हम rotational spectroscopy के लिए use करते हैं। तो ये हमारा जो है 4000 से 400, ठीक है ना, in terms of wavelength 30 to 1.4 micrometer. It may be used to study the fundamental vibrations
एंड एसोसिएटेड रोटेशनल वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर। तो यही रीजन हम स्टडी करते हैं फॉर आईआर, क्योंकि आईआर को हम, आपको याद होगा, हम इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और इसमें वाइब्रेशन ही, फंडामेंटल वाइब्रेशन ही हम स्टडी करते हैं। ओके तो हायर एनर्जी जो हमारा होता है आईआर, यानी कि नियर आईआर जो होता है, तो उसमें इसकी जो वेव नंबर होता है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 14,000 to 4,000। और इसमें क्या स्टडी होता है, इसमें ओवरटोन स्टडी करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स वगैरह या फिर हार्मोनिक वाइब्रेशंस हम इसमें स्टडी करते हैं। ये हमारी इस पर्व्यू में नहीं है, इट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन प्रेजेंटली, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है अभी। तो ये जो रीजन्स है ये सिंपल कन्वेंशंस है, इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो आपको ये वैल्यूज इधर उधर भी मिल सकते हैं। तो अब ये सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसे काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स। तो infrared spectroscopy exploits the fact that molecules have specific frequency at which they vibrate, corresponding to discrete energy levels. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, इट इज AB, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड है, ठीक है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि डाइपोल मोमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर अ कंपाउंड, फॉर अ बॉन्ड टू बी इंफ्रारेड एक्टिव। डाइपोल मोमेंट इसमें होनी ही होनी चाहिए। जब ये डाइपोल मोमेंट है तभी ये आईआर एक्टिव है, अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो ये आईआर एक्टिव नहीं है। तो ये जो हमारा बॉन्ड है, ठीक है, दिस बॉन्ड ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इससे दिखाती हूं मैं, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इसकी एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये कंपाउंड, ये बॉन्ड वही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द आईआर रेडिएशंस, या जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करेंगे, इस पे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, ये उसमें जब हम इंसिडेंट करते हैं तो इसमें ये वही अब्सॉर्ब करेगा जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से, उसकी फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच कर रही हो, ठीक है। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी वाइटल सिंस एवरी बॉन्ड हैज गॉट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड रहेगा वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड रहेगा, ठीक है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसमें जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसके बॉन्ड की, ये वही एब्जॉर्ब करता है जो इसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक। तो in order for a vibrational mode in a molecule to be IR active, it must be associated with change in permanent dipole. ये जो मैंने आपको कहा, ठीक है ना, इसमें डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ए चेंज इन परमानेंट डाइपोल, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे हमारे पास, लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसमें there isn't any change in this permanent dipole, इसमें कोई dipole moment है नहीं, so this is infrared inactive, this is infrared inactive। आपके जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, तो इनमें क्या होता है, दे आर इनएक्टिव, राइट। नाउ सिंपल diatomic molecules have only one bond which may stretch. More complex molecules have many bonds and vibrations can be conjugated, leading to infrared absorption at characteristic frequencies that may be related to chemical groups. तो जिस तरह का हमारा मॉलिक्यूल होगा उस तरह का हमारा जो होगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा। जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एक ही टाइप की वाइब्रेशन होंगी, तो उसमें हमारे जो है ना ये सिंपल होगा, जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होंगे जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे, ज्यादा वाइब्रेशंस भी होंगी, कंजुगेशंस भी होंगी, तो इसका जो बॉन्ड होगा इसमें केमिकल ग्रुप्स की भी हम बात करेंगे, हम इसमें फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, तो इट विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड। और मैं आपको आगे में ये समझाऊंगी, मैं आपको एक बात यहाँ समझा दूं कि इट इज नॉट बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट मैटर, ठीक है। हम आगे इससे बात करेंगे। जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, वी हैव गॉट H2, ठीक है,
लेट इट बी लाइक दिस। तो हमारे पास जो वाटर है इसमें एक ही तरह का बॉन्ड है, वह सिर्फ OH बॉन्ड, ओनली OH बॉन्ड हमारे पास है। तो लेकिन इसमें हमारे पास मोर देन वन टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस है, हमारे पास मोर देन वन टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस है। सो बेसिकली ये बॉन्ड किस तरह का होगा, ये हमारा स्पेक्ट्रम किस तरह का होगा, ये डिपेंड करेगा हमारे पास कितने टाइप्स की वाइब्रेशंस होंगी। सो अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि ये जो है कि वाइब्रेशंस, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। So our IR spectrum, it won't depend on the types of bonds, कितने types of bonds होंगे, no, it will depend upon कि हमारे पास कितनी types of vibrations होंगे। तो आगे हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि vibrations के किस तरह की हो सकती है और किस molecule में कितनी vibrations possible है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। The infrared spectrum of a sample is collected by passing a beam of infrared light through the sample. Examination of the transmitted light reveals how much energy was absorbed at each wavelength. हमने देखा था कि उनसे उस ग्राफ में हमने देखा था कि पर्टिकुलर वेव नंबर्स पे क्या एब्जॉर्प्शन हुई थी। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसको हम ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था कि ऊपर हमारी 100% ट्रांसमिटेंस थी और हमारी जो थी एब्जॉर्बन 0 थी। एंड ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जितनी ट्रांसमिटेंस ज्यादा है उतनी एब्जॉर्बेंस कम है, ठीक है। So analysis of the absorption characteristics reveals details about the molecular structure of the sample. The technique works only with samples with covalent bond. Simple spectra are obtained from samples with a few IR active bonds and high level of purity. More complex molecular structures lead to more absorption bonds and more complex spectra. यानी कि कंपाउंड जिस तरह का है हमारे पास, सैंपल हमारे पास जिस तरह का है, उसी तरह का हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी मिलेगा। तो ये जो हमारा टेक्निक है, इट्स क्वाइट यूजफुल। इसमें हम सिंपल कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, उनकी भी कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे बात की कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको कहा था इट डजंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था अभी कि वाटर में वी हैव गॉट ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड, बट द स्पेक्ट्रम इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस है। तो ये वाइब्रेशंस क्या है, किस तरह से वाइब्रेशंस हो सकते हैं और कितनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल है, इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है ये दो तरह की हो सकती है, या तो स्ट्रेचिंग हो सकती है या बेंडिंग हो सकती है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाऊं। जैसे हमारे पास ये वी हैव, हमारे पास लेट अस से लाइक दिस, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेट अस से A, B एंड C, अगर हम इसको खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे, ठीक है ना, तो देयर विल बी अ चेंज इन द डाइपोल। इसी तरह से अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे या खींचेंगे, उससे इसमें चेंज आ जाएगी, डाइपोल में चेंज आ जाएगी, वाइब्रेशन में चेंज आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रेचिंग अगर हम करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेचिंग से हमारे इनमें वाइब्रेशंस में चेंज आ सकती है। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। एक और चीज है, अगर हमारे पास कंपाउंड है लेट अस से लाइक दिस A, B और C, इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर एंगल। अगर हम इसको आगे लाएंगे तो इस एंगल में चेंज होगी, ठीक है, या अगर हम इसको पीछे ले जाएंगे या इसको आगे लाएंगे तो इसमें इस बेंडिंग की वजह से इस एंगल में चेंज होगा, ठीक है। सो ये जो हमारी ये इस तरह से वाइब्रेशंस जो हमें मिलेंगी, दोज विल बी आवर बेंडिंग वाइब्रेशंस, ठीक है, बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, वी हैव गॉट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, सही, we have got stretching vibrations and we have got bending vibrations. अब ये stretching और bending vibrations किस तरह से है, I will try and explain it with the help of some examples. इसमें से मैं I will discuss a couple of examples so that it is clear. तो mainly आपको क्या चीज याद रखनी है कि हमारे पास दो टाइप की ये है these vibrations. We have got stretching vibrations और we have got बेंडिंग वाइब्रेशंस। हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस है। तो जब हमारे पास जो मैंने आपको दिखाया अभी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में चेंज होता है अलोंग द एक्सिस, एक को आगे खींच रहे हैं या एक को पीछे खींच रहे हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दिस प्रोसेस इज स्ट्रेचिंग। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग, अगर हम स्ट्रेच करते हैं किसी चीज को, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशंस होंगे दोज आर कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस।
तो जैसे हमारे ये है, ये मैंने आपको दिखाया, अभी समझाया था कि अगर हम इसको ऊपर खींचेंगे या इसको कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को बराबर से बाहर खींच रहे हैं, जितना इसको बाहर खींच रहे हैं उतना ही बाहर इसको खींच रहे हैं, बाहर की तरफ, इट्स आउटवर्ड। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। इसमें क्या है, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इसमें इसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं और इसको बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो दिस विल बी, और ये छोटा हो रहा है और ये लंबा हो रहा है। ये इसी को ले लीजिए, इसको हम अंदर की तरफ धक्का मार रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये छोटा हो रहा है, ये लंबा हो रहा है, ये वाला बॉन्ड। तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और जब ये एंगल में फर्क हो जाता है, a change in the angle between two bonds is known as bending, इसको बेंडिंग वाइब्रेशन कर रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे खींच रहे हैं और इसको नीचे की तरफ, इन सब में चाहे आपको ट्विस्टिंग हो, चाहे आपकी रॉकिंग हो, रॉकिंग में देख लीजिए, इसको भी इस तरफ पुश करें, इसको भी एरो से आप जान लीजिएगा, चाहे आपकी वेगिंग हो, चाहे आपकी सिजरिंग हो, इन सब में ट्विस्टिंग, रॉकिंग, वेगिंग और सिजरिंग में there's a change in the angle। और इस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस को, these types of vibrations where there is a change of angle between the two bonds, उसको हम कहते हैं, what do we call that, we call that as bending vibration। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, लेट अस से वी हैव गॉट अ मॉलिक्यूल, और हमारा जो मॉलिक्यूल है, अगर हमारे मॉलिक्यूल में आवर मॉलिक्यूल हैज गॉट टोटल ऑफ 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हर एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वी हैव गॉट 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास लेट अस से वाटर है, उसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल, 3 और ट्रांसलेशनल, ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो कितने बचे टोटल 3n, और इसमें से हमारे पास 6 बच गए, तो 3n-6 हमारी जो है, दोज आर आवर वाइब्रेशंस। इसी तरह हमारे एक लीनियर मॉलिक्यूल में देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 2 आर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमारे पास टोटल जो है 3n-5 जो है, ये हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो इन ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट 3n-5 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल 3n हो गई, उस 3n में से 3 हमारी ट्रांसलेशनल हो गई और 2 हमारे रोटेशनल हो गई, यानी कि 3 + 2 5। सो जो बचती है 3n-5 वो हमारी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इन वाइब्रेशंस को थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए आई विल डिस्कस अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट वाटर। Water molecule is a non-linear molecule. Due to uneven distribution of the electron density, oxygen is more electronegative than hydrogen and carries a negative charge, while hydrogen has a partial positive charge. The total degrees of freedom for water will be 3n। n कितना है हमारे पास, 3 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन, that is 3n-6, 3 3 are 9, 9-6, we have got 3 degrees of freedom for water, which correspond to the following stretching and bending frequencies। ये देख लीजिए, ये हमारे पास वाटर में एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ठीक है, यानी कि इसमें एक स्ट्रेच हो रहा है, एक कंट्रैक्ट हो रहा है। ये हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है और एक हमारे पास सिजरिंग है। These are the 3 vibrations, क्योंकि हमने देखा फॉर्मूला से कि इसमें हमारे पास 3 वाइब्रेशंस हो सकती हैं, और जो ये 3 वाइब्रेशंस है वो इस तरह की हो सकती हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देख लीजिए 3 इसमें ये है मॉलिक्यूल्स, सो दिस विल बी 3 3 are 9, लेकिन चूंकि हमारे लीनियर मॉलिक्यूल है तो इट विल बी -5 ओनली, दैट विल बी 9-5। लेट मी राइट इट डाउन, यानी कि हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3n-5, ठीक है, 3 n कितना है, 3 -5, इट विल बी 4। तो हम नीचे देख रहे हैं इस एनिमेशन में, आई हैव कॉपीड दिस एनिमेशंस फ्रॉम लिबरेट्रिक्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि VC की यहाँ पे हमारे पास 4 ये वाइब्रेशंस हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला जो सिमेट्रिक स्ट्रेच है, इसमें देयर इजंट एनी चेंज इन
डायपोल, परमानेंट डायपोल, तो दिस इज इनएक्टिव, ये इसमें ये आयर इनएक्टिव होगा सिंस देयर इजंट एनी चेंज इन डायपोल। तो हमारे पास ये तीनों वाइब्रेशंस एक्टिव है। दिस इज एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेचिंग इसमें फ्रीक्वेंसी वाले में, और ये बैंडिंग में ये दो एक्टिव है। मगर हमारे पास इसमें बैंड्स दो ही मिल जाते हैं, एक इसके लिए मिलता है और ये दोनों जो है ये डिजेनरेट है, इसकी वजह से हमें इनके लिए एक ही बैंड मिलता है। आई गेस इट इज समवेयर बिटवीन, ये वाला बैंड हमें 667 पे मिलता है और ये 2350 पे मिलता है। लेट अस सी। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल हैज 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कैसे? 3n-5 being a linear molecule, that is 3 3s are 9 minus 5 4. It has two stretching modes, symmetric and asymmetric. ठीक है? In the asymmetric stretch, O moves away from the carbon atom and generates a net change in dipole moment. और यहाँ पे absorption किस पे होता है? 2350 पे। जबकि ये जो हमारा है दूसरा absorption, ये दोनों डिजेनरेट है, तो हमें इसमें मिलता है 666 पे, तो हमें दो absorption bands मिलते हैं। I hope ये आपको clear हो गया about these vibrations and about the principle on which this IR works. In our next lecture हम इसको further we will just try and understand more about this IR spectroscopy. Till then thank you so much. अगर आपको ये lecture पसंद आ गया तो please आप इसको share, like and subscribe जरूर करें. Thank you so much.